बच्चों, आपकी परेशानी को देखते हुए मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूं। बच्चों, बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में बताया कि सर मुझे तो आईआईटी कॉलेज ही चाहिए, मुझे दूसरे कॉलेज में जाना ही नहीं है। सर मुझे कैसे भी करके इस बार 75% ट्वेल्थ में लाना है। सर कुछ बता दीजिए। सर मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई है। तो बच्चों, अगर आपको 75% का स्कोर करना है और आईआईटी की सीट को सिक्योर करना है तो बच्चों आज का ये वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बिकॉज मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिस टेक्निक को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप 75% डेफिनेटली ले आएंगे। तो चलिए बात करते हैं किन चीजों को फॉलो करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसा आपको बच्चों पता है आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके मेन 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। आपका फिजिक्स होगा, आपका केमिस्ट्री होगा, आपका मैथ्स होगा, आपका इंग्लिश होगा और एक आपका हिंदी होगा। मोस्टली बच्चों के यही सब्जेक्ट्स रहते हैं। अब देखिए, जो ये 3 सब्जेक्ट हैं, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं मोस्टली बच्चों को इसी में प्रॉब्लम है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके बोर्ड की बुक है, जो आपके बोर्ड की बुक है उनको थोड़ा क्या अभी साइड में कर दीजिए। उनको थोड़ा क्या कर दीजिए, साइड में कर दीजिए। तो करना क्या है, आपको क्वेश्चन बैंक लेना है। क्या लेना है आपको? क्वेश्चन बैंक लेना है। आप क्या कर लीजिए, क्वेश्चन बैंक ले लीजिए ऑल सब्जेक्ट्स की। अब क्वेश्चन बैंक लेकर करना क्या है, क्वेश्चन बैंक लेकर करना ये है, उसमें आपको ये चेक करना है कि जो हमारे ईयर वाले क्वेश्चन होंगे, जो हमारे ईयर वाले क्वेश्चन होंगे, जैसे 2024 का जो क्वेश्चन हो गया, 2023 का क्वेश्चन हो गया, 2022 का क्वेश्चन हो गया, इन क्वेश्चंस को आप देखिए। और आपको करना क्या है, आपको जो 2020 से लेके 2025 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनकी एक लिस्ट आपको बनानी है। उनकी क्या करनी है, एक लिस्ट बनानी है। जैसे आपने क्या किया, वही फिजिक्स उठाया, फिजिक्स में आपको लिस्ट बनानी है कि भाई ये क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, केमिस्ट्री में ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, मैथ्स में ये रिपीट हो रहे हैं या इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंग्लिश में इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, हिंदी में इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि हाँ, पेपर का जो पैटर्न है वो ऐसा ऐसा आ रहा है और ये चीज़ें हमारी रिपीट हो रही हैं, और किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस चैप्टर से कम आ रहे हैं, ये आपको एनालाइज करना है। जब आप इस चीज़ को एनालाइज कर लेंगे तो आफ्टर एनालिसिस आपको करना क्या है, आफ्टर एनालिसिस आपको करना क्या है, आपको अपनी जो स्टार्टिंग है उसमें फिजिक्स उठाना है, केमिस्ट्री उठाना है, मैथ्स उठाना है, आपको इंग्लिश उठाना है और आपको हिंदी उठाना है। अब आप करोगे सर आपने तो सभी कुछ उठवा दिया। बच्चों समझिए, पहले तो आपको क्लियर होगा, समझिए अच्छे से। देखिए, फिजिक्स के लिए आप अपना 3 घंटे का स्लॉट फिक्स कर लीजिए कि 3 घंटा आपको डेली पढ़ना है। 3 घंटा केमिस्ट्री के लिए फिक्स कर लीजिए, 3 घंटा आपको मैथ्स के लिए फिक्स कर लीजिए और आपको 2 घंटा इंग्लिश के लिए फिक्स कर लीजिए और 1 घंटा आपके अपना हिंदी के लिए फिक्स कर लीजिए। तो आपके देखिए 6 घंटे इधर और 3 घंटे इधर, तो आपको केवल 9 घंटे, आपको 9 आवर की जो प्रैक्टिस है वो क्या है, डेली बेसिस पे करनी है। क्या करनी है, डेली बेसिस पे 9 आवर की प्रैक्टिस करनी है। और इस 9 आवर की प्रैक्टिस में देखिए करना क्या है, यहां से जो भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के टॉपिक्स थे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने निकाले थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो निकाले थे आपके जो ईयर वाइज वाले थे, उनको आप क्या है, लर्न करना शुरू करिए। 2D पॉइंट बाद भाई लर्न करना शुरू करिए।
बच्चों देखिए, समझने का समय अब नहीं है। अब लर्न करिए, थोड़ा समझ के करिए। सिर्फ लर्न ही नहीं करना है, सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, थोड़ा समझ के रट्टा मारेंगे तो एग्जाम तक दिमाग में टिका रहेगा। और सिर्फ रट्टा मारेंगे तो दिमाग से सब कुछ एग्जाम में निकल जाएगा। तो ये समझ के थोड़ा क्या है, रट्टा मारिए और रट्टे पे ज्यादा फोकस करिए। सेम काम आपको क्या है, केमिस्ट्री में करना है, मैथ्स में करना है, इंग्लिश में करना है और हिंदी में करना है। भाई ये तो वही बात पढ़ाई वाली कि भाई पढ़ाई ये करना है। अब सिर्फ पढ़ाई से तो नंबर नहीं आते ना, ये रियलिटी है। भाई आप अपनी तरफ जितना एफर्ट कर सकते हो वो एफर्ट करके आइए, ठीक है। अब आती है एग्जाम के समय की बात। जब आप एग्जाम हॉल में आंसर शीट लिख रहे होंगे, जब आप एग्जाम हॉल में होंगे और आपके सामने क्या होगी, आपके सामने होगी आंसर शीट। आप एग्जाम हॉल में होंगे और आपके सामने क्या होगी, आंसर शीट होगी। तो देखिए उसमें क्या ध्यान रखना है, उसमें देखिए ध्यान ये देना है आपको कि जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो पहला पॉइंट ये काम करना है कि आपको उसका आंसर चाहे सही आता हो चाहे आपको गलत आता हो, कैसा भी आता हो, चाहे सही आता हो चाहे गलत आता हो, उसको क्या है, नीट एंड क्लीन लिखना है। मीन्स साफ और सुथरा लिखना है। जैसे देखो भैया, सब शादी होती है ना, जब शादी होती है तो जो दुल्हन होती है उसको सजाया जाता है, चाहे वो काली हो चाहे वो गोरी हो, चाहे वो काली हो चाहे वो गोरी हो। तो सेम काम तुमको करना है, तुमको अपनी कॉपी का मेकअप करके आना है, तुमको अपनी कॉपी का मेकअप करके आना है कि भाई आंसर तुमको चाहे सही आता हो चाहे गलत आता हो, लेकिन तुमको सिस्टमैटिक वे में लिख के आना है। और एक चीज ये भी ध्यान रखिए, देखिए जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस होंगे वो तो मान लीजिए आपके कट जाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस आपके 1 लाइन वाले होंगे, आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे, आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे और आपके जो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे, उनमें आपको मार्क्स डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलेंगे। अब देखिए एक चीज ये भी है कि एक चीज खुद समझ के देखिए, जब आपने पढ़ाई करी है तो एटलीस्ट आपको 60-70% पोर्शन तो आपको आता होगा, और जो बची हुई जो कमी रह जाएगी वो आप क्या करेंगे, अपना नीट एंड क्लीन लिख के, जैसे मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन सही से नहीं आता था, जब आपने नीट एंड क्लीन लिखा है तो एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं होता कि आपकी कॉपी को बिल्कुल निगाह गड़ा के देखे। तो अगर आपने लिखा है नीट एंड क्लीन है, सब कुछ साफ सुथरा दिख रहा है और एग्जाम ने 1-2 लाइन पढ़ी तो समझ में आ रहा है, तो भाई वो आपको डेफिनेटली 2 मार्क्स दे के आगे निकल जाएगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो आपको 3 मार्क्स दे के आगे निकल जाएगा। और अगर बहुत मतलब मान लीजिए बहुत कम आपने लिखा है, कहने का मतलब कि आपने चीजों को गायब किया, आपने जैसे चीजों को गायब किया है, तो यहाँ पे हम कहते हैं भाई आपको जो है 1 नंबर तो देगा, यहाँ पे 2 नंबर तो देगा आपको एग्जामिनर। तो 1-2 नंबर करके आपके वो नंबर क्या है, काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और एक देखिए एक चीज ये ध्यान रखिए, जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर और आंसर शीट लिख रहे हैं, तो देखिए फिजिक्स का मतलब होता है, फिजिक्स का मतलब होता है फॉर्मूला, कि आपको अपने आंसर शीट में फॉर्मूला जरूर लिखना है, यूनिट जरूर लिखना है। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्मूला और यूनिट लिख के आना ही आना है, क्योंकि ये फिजिक्स की पहचान है। सेम उसी तरीके से जब आप केमिस्ट्री का पेपर कर रहे हैं तो केमिस्ट्री का मतलब थ्योरी नहीं होता है, केमिस्ट्री का मतलब होता है रिएक्शन। थ्योरी लिखेंगे लेकिन रिएक्शन भी लिखेंगे। अगर आप थ्योरी के साथ में रिएक्शन लिखेंगे तो उस पर मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो इसलिए रिएक्शन को लर्न करके अच्छे से जाना है। सेम उसी तरीके से जब आप मैथ्स का पेपर देंगे, जब आप मैथ्स का पेपर देंगे तो मैथ्स में आपको करना क्या है, मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसका फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, फॉर्मूला को फिर उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे। तो जब आप फॉर्मूला लिखकर अप्लाई करेंगे तो फिर आपको वहां क्या है, एटलीस्ट आप अपने मार्क्स क्या है स्टेप मार्किंग से गेन कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट है कि आपको जो अपने मार्क्स लेने हैं वो स्टेप मार्किंग के बेसिस पे लेने हैं। भाई कुछ क्वेश्चन में तो फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन सही से नहीं आते हैं
उनको नीट एंड क्लीन लिख के हमें स्टार मार्किंग लेना है। ठीक है, अब बात आती है जैसे कि आपका इंग्लिश का पेपर है, तो देखिए इंग्लिश में तो आप जितना अच्छे से लिख पाए नीट एंड क्लीन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम बात हिंदी में है, हिंदी में भी जितना नीट एंड क्लीन अच्छा साफ सुथरा और कंटेंट को हेडिंग्स डालकर लिख पाए, जितनी मैक्सिमम हेडिंग्स हो उतना ही अट्रैक्टिव आंसर होगा और नीट एंड क्लीन करना है। इसमें ध्यान रखना है इंग्लिश और हिंदी में नीट एंड क्लीन, और साथ में क्या करना है आपको हेडिंग्स करना है। ये पोर्शन पे आपको ध्यान रखना है। अगर आप नीट एंड क्लीन प्लस हेडिंग्स का यूज करेंगे तो आपकी जो स्टेप मार्किंग है उसमें अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, और सिर्फ आप ऐसे कथा लिख के चले आएंगे तो उसमें मार्क नहीं मिलेंगे। एंड लास्ट चीज, बच्चे कहते हैं कि सर जब हम लिख के आते हैं तो एग्जाम हमको नंबर नहीं देता। समझिए ध्यान से, जब हम लिख रहे हैं नीट एंड क्लीन, मैंने आपसे कहा था आंसर आता हो या ना तो आपको लिखकर जरूर आना है। लिखकर आने का मतलब ये नहीं कि आप गाना लिख के आ जाओ, लिखकर आने का मतलब है कि आप जो लिखेंगे वो रेलिवेंट लिखेंगे। रेलिवेंट का मतलब क्या है, रिलेटेड टू टॉपिक, जो आपसे पूछा गया है, जो आपसे पूछा गया है उसके रिगार्डिंग जो भी आपने पढ़ा हो 6 में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, जो भी आपने पढ़ा हो 6 से लेकर 11th के बीच में या 12th में, जो भी आपने पढ़ा हो, जो भी आपको ध्यान हो, वो भी रिलेटेड टू टॉपिक चीज आप लिख कर आएंगे। बिकॉज अगर आपने रिलेटेड टू टॉपिक लिखा है तो नंबर आपको मिलेगा डेफिनेटली, ये तय है। भले ही आपको कम नंबर मिले लेकिन नंबर मिलेगा। एग्जामिनर आपका आंसर नहीं काट सकता है बिकॉज आपने रिलेटेड टू टॉपिक लिखा है। और जब आप रिलेटेड टू टॉपिक लिखते हैं वो पूरी तरीके से कभी भी गलत नहीं होता है। तो ध्यान रखिए, पहला काम क्या था कि हमको जो आता है वो तो हमको नंबर लेना ही है और स्टार मार्किंग पे जाना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, रेलिवेंट कंटेंट लिखना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी। और लास्ट चीज आप समझिएगा ध्यान से, पॉइंट नंबर 4, कि आपको जो है सीरियल नंबर से आंसर करना है। आंसर क्या करना है, आंसर अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। आंसर अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, जो भी आप आंसर दे रहे हैं वो सीरियल नंबर के बेसिस पे देंगे। कहने का मतलब है क्वेश्चन नंबर 1 पहले करना है, क्वेश्चन नंबर 2 बाद में करना है, देन क्वेश्चन नंबर 3 करना है, देन क्वेश्चन नंबर 4 करना है। ये सीरियल को आपको बिगाड़ना नहीं है। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, तो जो भी आपको लिखना है उस समय आप लिखते जाइए। और लास्ट चीज, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट क्या है पहले से करके जाना है। आपका जो भी सब्जेक्ट का पेपर है उसका टाइम मैनेजमेंट पहले कर लीजिए कि मेरे टोटल इतने क्वेश्चंस आने वाले हैं तो मुझे क्वेश्चन नंबर 1 में कितना टाइम देना है, क्वेश्चन नंबर 2 में कितना टाइम देना है, 3 में कितना देना है, 4th में कितना देना है। 1 घंटे में मेरे कितने क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, सेकेंड आवर में मेरे कितने क्वेश्चन हो जाने चाहिए। इस तरीके से आपको टोटल ड्यूरेशन को अपने डिवाइड करके जाना है एंड उसके बिहाफ पर आपको चीजों को अरेंज करना है। और उसी बेसिस पे जैसे कि आएगी, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको, मान लीजिए आपके 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में से आपको फर्स्ट वाला आता है, सेकंड वाला आता है, लेकिन थर्ड वाला मान लीजिए नहीं आ रहा है, तो थर्ड वाले को छोड़ के नहीं आना है, थर्ड वाले को भी लिखेंगे। जो थर्ड वाले की आपकी टाइम ड्यूरेशन है, मान लीजिए आपके पास 10 मिनट का समय है जिसमें आप थर्ड वाला को करना है, तो 10 मिनट में जो भी आपको समझ में आ रहा है रिलेटेड टू टॉपिक, वो रिलेटेड टू टॉपिक आपको मेंशन करके आना है। जो भी आपको फॉर्मूला आ रहा है वो फॉर्मूला लिख के आना है, जो भी आपके माइंड में डायग्राम है वो डायग्राम बना के आना है। तो ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा आप डायग्राम का यूज करेंगे, जितना ज्यादा आप फॉर्मुलेस का यूज करेंगे, उतना ही रेलिवेंट आपका आंसर का कंसीडर होगा। बिकॉज जब आप फॉर्मूला लिखते हैं, डायग्राम बनाते हैं, तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ आपने पढ़ा हुआ है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और देखिए जो डायग्राम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने रेजिस्टेंस पढ़ा था, तो 9th 10th में रेजिस्टेंस का डायग्राम छोटा बनता था, 11th 12th में डायग्राम बड़ा बनने लगा। तो जो थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर रिलेटेड टू टॉपिक आपने किसी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है वो भी आपको इंप्लीमेंट करके आना है, जिससे कि आपको जो मार्क्स है वो मिल जाए। और आप इन सारी चीजों को फोकस करेंगे, अच्छे से प्रॉपरली फॉलो करेंगे, तो बच्चों मैं आपसे इतना कह सकता हूँ 75% आपका डेफिनेटली आ जाएगा। कोई दिक्कत आपको क्या होगी नहीं। बस अब जो आपके पास समय बचा हुआ है उसको सही तरीके से, जितना भी समय है उसमें पढ़ाई करिए
और पढ़ाई करने के साथ में जो ये मैंने लॉजिक बताए हैं, इन लॉजिक को अपना इंप्लीमेंट करके आइएगा, तो आपके मार्क्स डेफिनेटली जितने आ रहे होंगे उससे बढ़ के आएंगे। और नॉर्मली क्या है, लोगों के 65% तो आ ही जाते हैं, तो 5-10% का डिफरेंस आता है। उसके लिए आपको थोड़ा ट्रिक का फॉलो कर लीजिए, उस बेसिस पे आपकी जो टेक्निक है जो हमारी, वो आपको काम कर जाएगी। एंड बच्चों, कोई भी आपका डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, तो नीचे कमेंट हो से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी बच्चे कानपुर में IIT JEE के लिए कोचिंग सर्च कर रहे हैं, वो बच्चे RS इंस्टीट्यूट कानपुर ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर IIT तैयारी की फीचर्स कराई जाती है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, और ऐसे अपकमिंग वीडियोस के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।